नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के लिए इतिहास विषय और आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। आज के वीडियो से पहले भी हम कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को समझने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि इतिहासकारों ने इतिहास के किस कालखंड में इस सभ्यता को रखा है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, मोटे मोटे रूप से बताया था भी इतिहासकारों ने इतिहास को दो भागों में विभाजित किया है। एक वह भाग है जिसमें इंसान ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था और दूसरा वो भाग है जिसमें इंसान ने लिखना पढ़ना सीखा था। तो आज हम थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे। तो इतिहासकारों ने इतिहास का जो काल खंड है उसको 3 भागों में विभाजित किया है। तो देखते हैं ये 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब देखिए, हम इस वीडियो से पहले पाषाण युग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये जो पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, हम सरल रूप से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। हम कक्षा 12 के हिसाब से ही आपको पढ़ाएंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब ये हुआ, इस काल में इंसान ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, उनकी कोई भी लिपि नहीं थी, कोई उनकी सभ्यता नहीं थी। मनुष्य असभ्य रूप में रहता था, आदि मानव के रूप में जंगलों में रहता था। तो इस समय जो मुख्य विशेषता है वो यही थी कि इसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, यानी कि लिखित साक्ष्यों का अभाव है। और इसमें कौन सा काल आता है? पाषाण काल, जिसको कि हमने विस्तार से पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। पाषाण काल को भी आगे 3 भागों में बांटा गया है इस तरह से। तो उसके बाद में दूसरा हमारा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हमें क्या प्राप्त होते हैं? पुरातात्विक स्रोत भी प्राप्त होते हैं और हमें कुछ लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो यानी कि इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, परंतु उन साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि जो उन्होंने कुछ भी लिखा है वो अभी इतिहासकार हमारे पढ़ नहीं सके हैं, उनको अभी तक ये जो इनकी लिपि थी समझ में नहीं आई है, तो पढ़ा नहीं जा सका। तो इस आद्य ऐतिहासिक काल में हमारी क्या आएगी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मनुष्य था उसके लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, परंतु इतिहासकार अभी तक उनको पढ़ नहीं पाए हैं। उनके अस्पष्ट से लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिसमें तिथियां वगैरह भी नहीं है। तीसरा है जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी कि साहित्यिक स्रोत प्राप्त होते हैं और उनको पढ़ा भी जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो देखिए, पुरातात्विक स्रोतों के रूप में इसमें सिर्फ हमें पाषाण उपकरण वगैरह मिले थे और लिखित साक्ष्य तो मिले ही नहीं थे, क्योंकि मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था। और इसमें हमें पुरातात्विक स्रोत अवश्य मिलते हैं, परंतु साहित्यिक स्रोत जो थोड़े बहुत प्राप्त होते हैं वो अभी तक इतिहासकार पढ़ नहीं पाए हैं। और इसमें पर्याप्त मात्रा में पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं वो हमें
पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपको ये समझ में आ गया होगा भी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस इतिहास के किस काल में आती है, वो आती है आद्य ऐतिहासिक काल में। तो अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे उनकी खोज कैसे हुई, उन स्थलों का शुरू में पता कैसे लगाया गया। तो बात है सन 1856 की। 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची के बीच में रेल लाइन बिछाई जा रही थी, जो पाकिस्तान में है। लाहौर से कराची के बीच में, देखिए मैं एक टेम्परेरी सा आपको नक्शा बना के बता देती हूँ। इस तरह से तो ये हम ये मान लेते हैं, ये क्या है, एक बार के लिए ये भारत है। तो यहाँ पर लगभग पंजाब के पास में, यहाँ पर लाहौर से कराची के बीच में क्या बिछाई जा रही थी, रेल लाइन बिछाई जा रही थी। अब क्या हुआ, जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो कुछ पत्थरों की कमी महसूस हुई। तो पत्थरों की कमी के लिए कुछ पास के ही जो टीले थे, यहाँ पर टीले होंगे, उनकी खुदाई शुरू की गई और वहाँ से ईंटें निकाल करके, पत्थर निकाल करके यहाँ पर काम में लिया जाने लगा। तो जब वो मज़दूर पत्थर निकाल रहे थे तो उसमें कुछ कोई पुरानी सभ्यता के कुछ भग्न अवशेष यानी कि जो अवशेष थे उनको प्राप्त हुए। तो उन्हें ये नहीं मालूम था वो विश्व की एक बहुत बड़ी सभ्यता का क्या है पता लगा रहे हैं। उन्होंने सोचा हम ईंट पत्थर निकाल रहे हैं। तो सन 1856 की ये बात है जब लाहौर से कराची के बीच में क्या की जा रही थी, रेल लाइन बिछाई जा रही थी। इसके बाद में 1856 में ही बर्टन बंधु थे जो कि इस रेलवे लाइन का काम करवा रहे थे, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। उन्होंने इसकी जानकारी सरकार को दी भी, इस तरह से हमने यहाँ पर खुदाई करवाई है और यहाँ पर कुछ कोई पुरानी सभ्यता के जो है अवशेष हमें प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद में सन 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ये इम्पोर्टेंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। उसके बाद में सन 1904 ईस्वी में इस विभाग का जॉन मार्शल को महानिदेशक बनाया गया। जॉन मार्शल को क्या बनाया गया, महानिदेशक या निदेशक बनाया गया। और अब जो क्या है, इसी के निर्देशन में सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने ये जो स्थान था जहाँ पर रेल लाइन बिछाते वक्त यहाँ से ईंटें निकाली गई थी, इस स्थान के इन टिल्लों का क्या है, खुदाई करवाई गई और इसको नाम दिया गया हड़प्पा। तो दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज की और उसका उत्खनन करवाया। और उसके बाद में सन 1922 में हमें क्या याद रखना है, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज की। मोहनजोदड़ो
दड़ो नामक स्थल की खोज की और उसका उत्खनन करवाया। मोहनजोदड़ो। तो देखिए इस प्रकार से सन 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और उस समय पत्थरों की कमी के कारण यहाँ से कुछ पत्थर निकाले गए और तब उन्हें क्या है कुछ भग्न अवशेष प्राप्त होने शुरू हुए। इसकी जानकारी 1856 में विलियम बर्टन और जॉन बर्टन ने सरकार को दी। इसके बाद में 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की और 1904 में जॉन मार्शल को इसका निदेशक बनाया और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया। इसके बाद में हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं और हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं जो ये सिंधु नदी जिसके नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ा, ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर तिब्बत में कैलाश मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर। तो यहाँ से होती हुई यहाँ से उद्गम स्थल कहाँ पर है, कैलाश मानसरोवर में सिन का बाब या फिर जैसे कि आपकी पुस्तक में दिया हुआ है सेन खेबब हिमनद से ये सिंधु नदी का उद्गम बताया जाता है और ये भारत में यहाँ पर प्रवेश करती हुई इस तरह से ये अरब सागर में गिर जाती है कराची के पास पाकिस्तान से। तो ये भारत में इस तरह से जम्मू कश्मीर में होती हुई पाकिस्तान में इसका जो ज़्यादा हिस्सा है वो क्या है, पाकिस्तान में ही है। तो इस सभ्यता के जो स्थल थे सिंधु नदी के दोनों तरफ होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम पड़ा। उससे पहले हम कुछ और नाम देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो जिस नगर की खोज हुई थी उसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा नामक स्थल की खोज सबसे पहले होने के कारण कुछ इतिहासकारों ने कहा इसका नामकरण क्या कर दिया, हड़प्पा सभ्यता कर दिया। उसके बाद में इस सभ्यता के लोगों ने कांसे का प्रयोग सबसे पहले शुरू किया। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर के एक नई धातु बनाई जिसे कांसा कहते हैं। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। इसके अलावा इस सभ्यता में कुछ प्रमुख नगर मिले थे। नगरों की सभ्यता होने के कारण इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, नगरीय सभ्यता कहा जाता है। इसके अलावा इस सभ्यता को मातृसत्तात्मक भी कहा जाता है, मातृसत्तात्मक सभ्यता भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सभ्यता में महिलाओं का ज़्यादा वर्चस्व था। उसके बाद में हम देखते हैं इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो सबसे उत्तरी जो भाग है भारत के अंदर, यहाँ पर जहाँ की सिंधु नदी गुजरती है, परंतु ये जो जम्मू कश्मीर में स्थान है इसका नाम है मांडा। ये सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम नदी के ये किनारे स्थित है। तो ये सिंधु सभ्यता का सबसे क्या है, उत्तरी स्थल है। उसके बाद में इसका जो दक्षिणी स्थल है वो है दैमाबाद, जो कि
महाराष्ट्र में स्थित है। और जो इसका पूर्वी भाग है वो है आलमगीरपुर हुलास, उत्तर प्रदेश। और जो इसका सबसे पश्चिमी स्थल है वो है सुतकागेन डोर, पाकिस्तान में है ये, और ये बलूचिस्तान प्रांत में है। इस तरह से ये सभ्यता लगभग इस तरह से फैली हुई है। तो इस सभ्यता का जो विस्तार है पश्चिम से पूर्व की तरफ वो माना गया है लगभग 1600 किलोमीटर माना गया है, 1600 किलोमीटर माना गया है। और उत्तर से दक्षिण तक इसका जो विस्तार है वो 1400 किलोमीटर माना गया है। और इसकी एक और विशेषता ये है कि इसकी जो विस्तार की आकृति है एक तरह से त्रिभुज के समान दिखाई देती है, इसलिए इसको त्रिभुजाकार भी, इसका जो विस्तार है त्रिभुजाकार भी कहा जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके स्थल जो हैं वो किस किस देश में और कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लगभग अब तक 1400 जो है, लगभग 1400 स्थल ज्ञात किए जा चुके हैं और अभी तक अन्वेषण जारी है, खुदाई कार्य होता रहता है। तो भारत के अंदर जो इसके स्थल हैं, तो सबसे पहले एक बार देखते हैं हम अफगानिस्तान में इसके जो स्थल हैं वो हैं 2। उसके बाद में हम देखते हैं पाकिस्तान में है 481 और भारत में है 917। तो अब हम देखते हैं अफगानिस्तान में जो 2 स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो हो गया शोर्तगोई और एक हो गया मुंडी गाग। तो मैं इस तरफ से ये लिख देती हूँ जो स्थल है। तो देखिए अफगानिस्तान में मुंडीगाग, शोर्तगोई हो गया पहले, 2 जो स्थल हैं शोर्तगोई और मुंडीगाग। उसके बाद में हम देखेंगे पाकिस्तान में हम देखते हैं सबसे पहले बलूचिस्तान प्रांत में देखेंगे सुतकागेन डोर, सुतकाखो और बालाकोट। तो ये जो है बलूचिस्तान प्रांत में है और बलूचिस्तान प्रांत लगभग यहाँ पर स्थित है, यहीं पर ही स्थित है। ये जो है ये जगह, यहाँ पर ये तीनों स्थल स्थित है। उसके बाद में हम देखेंगे सिंध प्रांत में कौन कौन से हैं। तो सिंध प्रांत के अंदर है मोहनजोदड़ो, सिंध प्रांत में, ये पाकिस्तान में ही है, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोटदीजी, जुदिरजोदड़ो। तो ये किसमें, इस सिंध प्रांत में और लगभग यहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो यहाँ पर स्थित है, ये प्रमुख मैं बता देती हूँ आपको। और यहाँ पर हड़प्पा। उसके बाद में हम देखते हैं पाकिस्तान के ही पंजाब जो है पाकिस्तान में चला गया है, उसमें कौन कौन से हैं। हड़प्पा, गनेरीवाल,
तो देखिए ये आधा पंजाब हमारे पास इधर रह गया और आधा पंजाब इधर चला गया। तो इस पंजाब के अंदर ये सारे क्षेत्र हैं, हड़प्पा, गनेरीवाल, सरायखोला, रहमान ढेरी, जलीलपुर। तो इस तरह से कुछ प्रमुख स्थल पंजाब प्रांत में है। उसके बाद में हम देखेंगे भारत में। तो भारत का जो हमारा पंजाब है, भारत का जो पंजाब है उसमें है रोपड़ और संघोल, रोपड़ और संघोल। तो ये यहीं पर पढ़ेंगे, देख लेते हैं हम, रोपड़ और संघोल। तो और इसके बाद में हम देखते हैं हरियाणा में। हरियाणा में है हमारे राखी गढ़ी, मित्ताथल और बनावली। तो ये जस्ट इसके नीचे यहीं पर, ये तीनों यहीं पर है, राखी गढ़ी, बनावली और मित्ताथल। उसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान में। राजस्थान में है हमारे कालीबंगा और पीलीबंगा। राजस्थान भारत में है कालीबंगा और पीलीबंगा। तो ये लगभग यहाँ पर है, कालीबंगा ये राजस्थान है, ये इसके हनुमानगढ़ गंगानगर जिले हैं, और पीलीबंगा हनुमानगढ़ जिले में पड़ते हैं ये। उसके बाद में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जैसे कि इसका सबसे पूर्वी स्थल जो था आलमगीरपुर, मैंने पहले ही बताया था, उल्लास में है ये, यूपी। आलमगीरपुर यहाँ पर, आलमगीरपुर। उसके बाद में हम देखते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो इसका दक्षिणी स्थल है सबसे, वो है दैमाबाद। दैमाबाद, तो ये हो गया महाराष्ट्र में, यहाँ पर दैमाबाद। तो इस तरह से हमने ये जो स्थल देखे सिंधु घाटी सभ्यता के, और इसके नक्शे द्वारा भी हमने यहाँ इनके जो विस्तार है इसको देखा, कौन कौन से जो स्थल है वो कहाँ पर है। हाँ, इसमें एक गुजरात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं। गुजरात में हो गया रंगपुर, लोथल, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, खंबात की खाड़ी। तो गुजरात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस सभ्यता की दृष्टि से, और ये जो सारे स्थल है वो कहाँ पर है, यहाँ पर स्थित है गुजरात में। लोथल जो है वहाँ पर हमें गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह के भी कुछ जो हमें प्राप्त हुए हैं अवशेष, तो ये क्या कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर अरब सागर के बिल्कुल निकट, तो यहाँ पर लोथल है। और धोलावीरा से भी हमें स्टेडियम, जो कि हम अगले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं पढ़ेंगे उसमें विस्तार से हम पढ़ेंगे इसको। तो इस तरह से हमने देखा जो मुख्य मुख्य स्थल थे, और नगरीय सभ्यता यानी कि हड़प्पा और ये लोथल, कालीबंगा कुछ प्रमुख नगर थे। मोहनजोदड़ो नगरीय सभ्यता होने के कारण इसको, प्रमुख नगर होने के कारण इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है।
तो इस वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में और सिंधु नदी के बारे में जाना। इसके अलावा जो एक बात और है, इसमें यहाँ पर सरस्वती नदी भी, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और ये हरियाणा राजस्थान में बहती हुई अरब सागर में गिरती थी। तो इस सरस्वती नदी के आसपास भी ये कुछ प्रमुख स्थल प्राप्त होने के कारण कुछ विद्वानों ने इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी रखा, परंतु अभी भी इसमें मतभेद है, क्योंकि सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है, वो हमें दिखाई नहीं देती है। इसलिए विद्वान इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम से ही बुलाना पसंद करते हैं। इसका सिंधु घाटी नाम ही उन्होंने अभी तक मानते हैं वो इसको। परंतु जो राजस्थान का गंगानगर जिला है उसमें घग्गर नामक नदी जो है शुष्क हो चुकी है, सूख चुकी है। उसी को ही क्या है, सरस्वती नदी का अवशेष मानते हैं, यानी कि उसी को, घग्गर नदी को ही मानते हैं भी ये प्राचीन सरस्वती नदी ही है। तो इस तरह से सिंधु नदी के आसपास ये स्थल प्राप्त होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और सरस्वती नदी के जो आसपास के जो स्थल हैं उनकी अभी तक खोज की जा रही है और जो है निष्कर्ष बाद में सामने आएगा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को विस्तार से जाना, उनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है वो नक्शे के द्वारा जाना। और अगले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।